नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पूरी दुनिया कई बड़े ऐतिहासिक क्रांतियों की गवाह रही है। अमेरिकी, फ्रांसीसी, हैतियन क्रांति जैसे इसका इतिहास बहुत बड़ा है। हाल ही में नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ। इस क्रांति को नाम दिया गया ज़ेनजी क्रांति। ज़ेनजी उस पॉपुलेशन को कहते हैं जो मोटे तौर पर 1997-98 से 2011-12 के बीच में पैदा हुई हो। जेनजी ऐसी पहली पीढ़ी है जिसने डिजिटल दुनिया को न सिर्फ पनपते देखा बल्कि उसे अपनाया भी। इस पीढ़ी की हमेशा एक अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया तक पहुंच रही है। नेपाल का पड़ोसी देश है भारत। नेपाल और भारत में कूटनीतिक, रणनीतिक के अलावा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। मगर पड़ोसी होने के नाते टेंशन हमारी भी बढ़ी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट पर ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने लिखा है, ये देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। उनके इस बयान पर ही हंगामा मचा हुआ और लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वोट चोरी एक गंभीर अपराध है। इससे लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोप और दोषी दोनों में फर्क होता है और इसका फैसला अदालतें करती हैं। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत सफाई दी और वोट चोरी से इनकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के गढ़ रहे क्षेत्रों में 6000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि ये नाम ज्यादातर अल्पसंख्यक, वंचित समूहों, ओबीसी, दलित लोगों के थे, जो कि कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अलंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बीआर पाटिल ने जीत हासिल की और पार्टी वर्तमान में राज्य में सत्ता में रही। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक पुलिस का अपराध विभाग 2023 ने इन आरोपों की जांच की है। जब पार्टी ने पहली बार गायब नामों का ध्यान दिया था, इसके बाद से ही लगातार जांच की गई है। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे जिसमें विवरण मांगा गया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से एक सप्ताह के भीतर विवरण जारी करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी के लेकर बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार पर वोट डिलीट करने वालों को बचाने का एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब हमें चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर हमारे लोग भी हैं। वो कहते हैं आयोग के अंदर से हमको पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट डिलीट करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्यों में वोट चोरी की गड़बड़ी हो रही है और ये पिछले 10 सालों से सिस्टम के तहत ये सब काम किया जा रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और भारत जैसे देश में तो ये सजा मिलती रही है। इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल लगाया, लेकिन इसके बाद जेपी आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी को सत्ता से दूर जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हंसते खेलते मुस्कुराते लोकतंत्र की पहचान यही होती है कि वहां पर जनता सर्वोपरि होती है, मगर इनके नाम पर मनमानी नहीं की जा सकती। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया। इसके बाद जेनजी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ये विरोध प्रदर्शन कब हिंसक हो गया, कैसे पूरे देश में आग लग गई, किसी को पता नहीं चला। ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं था, बल्कि ये एक चिंगारी थी जिसने एक आग को भड़का दी। नेपाल में नेताओं को मारा गया, हत्या कर दी गई। देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, होटल सब जला दिए गए। प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसक हुआ। तख्ता पलट तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद देश की संपत्ति को आग लगाना ये जायज नहीं ठहराया जा सकता, मगर इसके पीछे का भी कारण था, वो था गुस्सा। ये तो रही एक बात, मगर सिर्फ इतना ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद, होटल, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास सब कुछ फूंक डाला, मगर राजमहल में खरोंच तक नहीं आई। ये चर्चा का विषय बन गया बाद में। राजशाही का प्रतीक राजमहल जस का तस रहा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के महल से एक पत्थर भी नहीं उस तरफ उछाला गया। अब ये सवाल उठने लगा
कि ऐसा क्यों और कैसे। जेनजी में उबाल के कारण केवल ओली सरकार थी, उनकी नीतियां थी, देश में करप्शन और बेरोजगारी थी और सोशल मीडिया बैन था। इसका एक मतलब यह भी है कि प्रदर्शनकारियों को क्या राजशाही से कोई गिला शिकवा नहीं था। नेपाल में राजशाही कोई नया शब्द नहीं है। राजशाही खत्म होने के बाद भी ये शब्द हमेशा से प्रासंगिक रहा है। राजशाही को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। क्या अब नेपाल में फिर से इसकी वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कुछ संकेत इस ओर इशारा जरूर करते हैं। थोड़ा बैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में चीजें आसानी से स्पष्ट होंगी। नेपाल में राजशाही 240 सालों के बाद साल 2008 में खत्म हुई। इसके बाद संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। इस बदलाव के पीछे माओवादी विद्रोह को खत्म करने और लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था। लेकिन शायद ही ऐसा कोई साल बीता हो जब राजशाही समर्थक सड़कों पर ना उतरे हों। इसके पीछे कारण था कि राजनीतिक स्थिरता का ना होना। 2008 से राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में बार बार सरकारें बदली। पिछले 17 सालों में 11 से अधिक बार सरकारें सत्ता में आई और गईं। ये स्थिरता सत्ताधारी दलों के आंतरिक मतभेदों, गठबंधन की अस्थिरता और नेताओं के बीच सत्ता की होड़ का परिणाम है। उदाहरण के लिए 2020 लीजिए आप। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने का फैसला उनकी अपनी पार्टी के नेताओं जैसे कि पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के विरोध के कारण हुआ था। जनता का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को देश से ऊपर रखा, जिससे स्थिर शासन खत्म हो गया। जनता हर रोज के तमाशों से ऊब चुकी। बार बार वही प्रक्रिया, इनकी सरकार गिरना, फिर चुनाव करवाओ, फिर चुना जाए, फिर सरकार गिरे, फिर उसकी सरकार गिर जाए। मतलब इससे ज्यादा क्या मिला नेपाल की जनता को? नेपाल की जनता को स्थिर सरकार नसीब नहीं हुई। कोई ऐसी सरकार जो उसके लिए सोचे, नेपाल के युवाओं के लिए सोचे, बेरोजगारी करप्शन से लड़े। मगर नेपाल के भाग्य में हमेशा सत्ता परिवर्तन आया। जनता के एक वर्ग को फिर लगने लगा कि ऐसी अस्थिरता वाली स्थिति में तो राजशाही ही ठीक थी, क्योंकि वहां पर केंद्रीय स्थिर नेतृत्व तो मिल रहा था, या पहले वाली प्रक्रिया जस की तस। अब आप ये सोच रहे होंगे, जरा कंफ्यूजन में होंगे कि बात शुरू हुई थी वोट चोरी से, राहुल गांधी के आरोपों से, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, और फिर जाके मैं नेपाल की राजशाही और वहां की डेमोक्रेसी पे क्यों गया। इसके पीछे की एक छोटी सी कड़ी है जो मैं जोड़ना चाहता हूं। दरअसल आंदोलन, क्रांतियां ये प्रतीक होती हैं किसी भी सरकार या राजशाही को खत्म करने की प्रतीक, या जनता के ऊपर जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो जनता उबाल मारती है, और फिर जब जनता आती है तो सरकारें गिर जाती हैं। ये भारत में भी देखा गया है। हालांकि इस तरह से आंदोलन और भारत और नेपाल के दोनों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, दोनों के मुद्दे, दोनों की भौगोलिक स्थितियां, दोनों की ऐतिहासिक स्थितियां, सब कुछ बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान जहां पर हर पंथ, हर मजहब, हर भाषाएं एक साथ सारे लोग रहते हैं। कहा जाता है कि भारत में हर 10 किलोमीटर के बाद में संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाते हैं, रहन सहन, पहनावा, बोली, भाषा, सब कुछ बदल जाता है। उसके बावजूद ये देश एक सूत्र में बंधा है, एक सूत्र में पिरोया गया, और उसी सूत्र से देश चल रहा है। आजादी के बाद हर सरकारों ने इसको बढ़ाने के अपने अपने तरीके से प्रयास किए। जिस सरकार की जैसी अपनी उनकी विलिंग पावर थी, उसने उस हिसाब से सपने देखे और उसको पूरा करने के लिए जुट गए। लेकिन नेपाल के साथ में ऐसा कभी नहीं रहा। तो ऐसा राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो भड़काया जाएगा या देश के अंदर, ये सब निरर्थक, गलत और अनैतिक, अनुचित बातें हैं। इन बातों को कतई भरोसा या इस पर आप लोग कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की स्थितियां बिल्कुल अलग है। और इसी कहानी को मैंने बांधने के लिए ये पूरे जो है शुरुआत से लेकर और नेपाल को जोड़ा, क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट को राहुल गांधी ने लिखा था, जेनजी को लेकर कोट किया था, तो मैंने उसी जेनजी से और उसी राजशाही की ओर, कैसे ये नेपाल राजशाही से प्रजातंत्र की ओर बढ़ा और फिर से कैसे वहां पर राजशाही की ओर उसकी मांग होने लगी, इसकी कहानी आपके सामने रखी है। शुक्रिया।